नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्निंग जी। एसएससी सीजीएल प्रीवियस जीके क्वेश्चन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। इसके पहले हमने 3 मार्च 2020 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को मिस किया है तो पहले आप उन वीडियोस को देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और उसमें जो कंटेंट दिया हुआ बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 4 मार्च 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट जो आगे आने वाला है उसकी आपको जानकारी सबसे पहले प्राप्त होगी। तो आइए शुरू करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। हमारे आंसर देने से पहले आपको लगभग 10 सेकंड का समय मिल जाता है क्वेश्चंस और ऑप्शंस के बीच में। तो आप इनका जो आंसर है वो गेस कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं। अगर आपका आंसर सही होता है तो आपका मनोबल बढ़ेगा और आगे तैयारी करने में आपको मदद मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है चांदी। चांदी जो है या रजत जिसको बोलते हैं, रजत जो है वो ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक है। जो स्वर्ण पदक होते हैं उसमें पूर्ण रूप से स्वर्ण का यूज नहीं किया जाता है। उसमें जो प्रमुख घटक होता है वो चांदी होता है। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई, उन भाई का नाम बताना है कि किसकी मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है राज्यवर्धन। राजा हर्षवर्धन ने राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा लोक नृत्य नहीं है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें बताना है कौन सा जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डोंगी। डांगी जो है ये जम्मू कश्मीर का नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश का जो है प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अलावा हफीजा, रऊफ और धूमल ये सभी जम्मू कश्मीर के, जिसमें से रऊफ जो है ये महत्वपूर्ण, जम्मू कश्मीर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख लोक नृत्य है। ये फसलों की कटाई के बाद महिलाओं द्वारा इसका मंचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी ईस्वा पूर्व मगध की राजधानी क्या थी। जो मगध डायनेस्टी थी उसमें चौथी शताब्दी से पूर्व राजधानी क्या थी। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है राजगृह। जो मगध की राजधानी थी वो राजगृह थी। बाद में इसको स्थानांतरित किया गया। और अच्छी बात यह है कि एक ही सेट में 2 क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं। एक बार पहले राजधानी पूछी गई, उसके बाद स्थानांतरित होकर कहाँ गई वो भी पूछा गया है इसी सेट में। तो इस क्वेश्चन को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी के लिए क्वेश्चन में क्या है कि पहले जो राजधानी थी मगध की वो क्या थी, राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और प्रत्याशा रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विस्तार है वो कहां तक होने की आशा व्यक्त की गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कई एजेंसीज ऐसी हैं जो कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एनालिसिस करती हैं। उसी की यहाँ पर एक है विश्व संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की आर्थिक स्थिति होगी वो कैसी होगी, जो अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा वो कितना होगा। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो भारत का अर्थव्यवस्था का जो विस्तार होगा वो कितना होगा, वो होगा 7.1। यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 7.1। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो, सॉरी, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो भारत की विकास दर होगी वो कितनी होगी, 7.1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है 17 वो किसके उन्मूलन से संबंधित है। उन्मूलन का मतलब यहाँ पर समाप्ति से है कि कौन सी चीज को यहाँ पर समाप्त किया गया था। बात हो रही अनुच्छेद 17 की। ऑप्शंस दिए हुए हैं, अस्पृश्यता का अंत हुआ, उन्मूलन का मतलब खत्म हुआ या अंत हुआ, या अस्पृश्यता का अंत हुआ, सती प्रथा का अंत हुआ, उपाधियों का अंत हुआ या फिर दास प्रथा का अंत हुआ। तो अनुच्छेद 17 जो है वो किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। जो भारतीय समाज में छुआछूत की जो प्रचलन था उसका जो अंत हुआ वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार हुआ। इसके अलावा जो उपाधियों का अंत हुआ वो अनुच्छेद
18 के अंतर्गत किया गया। तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक शब्दावली में यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो किस शब्द के अनुसार दो जीवों के बीच एक ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। तो जो हमारा जैव चक्र बना हुआ है उसके अनुसार दो जीवों के बीच एक ऐसा संबंध, उस संबंध को क्या कहते हैं, यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया है। सीधे सीधे भी पूछ सकते थे कि ऐसा संबंध जिसमें एक जीव लाभान्वित तो दूसरा अप्रभावित रहता है, वो संबंध क्या कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन का जो लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है कि जैविक शब्दावली में बाकी आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है सहभोजिता। अब हम इस क्वेश्चन को पुनः पढ़ते हैं। तो जैविक शब्दावली में जो सहभोजिता है उसका अर्थ ये होता है कि जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा जीव जो है अप्रभावित रहता है, जिसमें जो लाभ है वो सिर्फ और सिर्फ एक जीव को ही मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सहभोजिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। तो संविधान से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे आप ये देख सकते हैं किस सेट में और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का जो तरीका है वो क्या होता है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर आप पीडीएफ से पढ़ते हैं वो एक अलग इम्पैक्ट देता है और वीडियो से पढ़ने से एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को देखिए और सभी वीडियो जितने भी पीछे के बने हुए हैं, एनालिसिस जो भी किया गया है उसको जरूर देखिए, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं अनुच्छेद 25, 23, 19 या फिर 15, तो किसके अनुसार धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाई गई है। तो इसका जो सही आंसर है वह है अनुच्छेद 15। इस अनुच्छेद के आधार पर किसी का भी धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो अनुच्छेद 25 है ये क्या कहता है, अनुच्छेद 25 ये कहता है कि भारतीय जो नागरिक हैं उनको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अनुसार मिलता है। बात करेंगे अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 जो है वो सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है। इसके अलावा वो अपनी जो सभा है वो कर सकता है, मतलब शांतिपूर्वक सभा, उसमें किसी भी तरीके हथियार ले जाना अलाउ नहीं होगा, शांतिपूर्ण सभा कर सकता है। ये भी 19 में ही दिया हुआ है। 19 में कई सारे पार्ट दिए जिसमें मुख्य रूप से है बोलने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की, लेकिन संगठन भी कैसा होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके के अस्त्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक सभा आप कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 23 जो है वो बलात् श्रम से संबंधित है, जिसमें आप किसी भी मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते, उससे दुराभाव नहीं कर सकते हैं और उससे बेगारी नहीं करा सकते हैं। इट मीन्स बिना पैसे के आप उससे काम नहीं करा सकते। तो ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली। दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें दलाई लामा कहाँ रहते हैं। दलाई लामा जो है ये तिब्बत धर्मगुरुओं की एक उपाधि होती है और यहाँ पर पूछा गया जो 14वें दलाई लामा है वो कहाँ पर रहते हैं। तो इस समय जो दलाई लामा है उनका जो निवास स्थान है वो धर्मशाला में, और ये एक शरणार्थी के रूप में भारत में रहते हैं। अगर हम बात करें कि इनका नाम क्या है, तो इनका नाम जो है वो है तेंजिंग ग्यात्सो। तेंजिंग ग्यात्सो जो है ये 14वें दलाई लामा है और ये भारत में रहते हैं और भारत में धर्मशाला में ये एक शरणार्थी के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजा मंदिर, राजारानी मंदिर और रामलेश्वरी मंदिर ये कहाँ पर स्थित हैं। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। अगर इनमें से आप किसी भी एक ऑप्शंस के बारे में पता है, यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत इजी बना दिया गया है। अगर आपको बिरजा मंदिर के बारे में नहीं पता है और आपको राजरानी मंदिर के बारे में पता है तो ऑप्शन वही होगा जो बाकी के लिए सुटेबल होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन, अगर ये यहाँ पर एक मंदिर के बारे में पूछा जाता और आपको ना पता होता, वहां से इस क्वेश्चन की उपयोगिता खत्म हो जाती है, आपके लिए वो क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर 3 मंदिर दिए हुए हैं, अगर आपको किसी भी एक के बारे में नॉलेज है तो वहां पर आप इसका आंसर सही कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को इजी बना देता है। तो यहाँ पर जो दिए हुए मंदिर हैं ये कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर जो है वो है ओडिशा। ये सभी मंदिर कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है सरस्वती। भारत में जो वैदिक सभ्यता है वो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, सभी यहाँ पर खेल से संबंधित हैं। और तो आपको बताना है कि कौन सा भारतीय तीरंदाज जो है वो पद्मश्री से भी नवाजा गया है और वो ओलंपिक में भी पदक जीता हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लिम्बाराम। लिम्बाराम ओलंपिक पदक विजेता भी हैं और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगह का गोल गुंबद जो है, गुंबद या गुंबद, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा सकता था कि मोहम्मद आदिल शाह का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बीजापुर। बीजापुर का जो गोल गुंबज है वो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? जैसा कि हमने बताया था स्टार्टिंग में ही, तो दूसरा जो क्वेश्चन था वो भी मगध की राजधानी से संबंधित था। उसमें ये था कि पहले राजधानी कहाँ थी, जो कि राजगृह थी। बाद में राजगृह से राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पाटलिपुत्र। राजधानी को जो स्थानांतरित किया गया वो कहाँ पर किया गया? पाटलिपुत्र में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 तक विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पूछे गए हैं और जनवरी 2020 तक के। तो जनवरी 2020 में जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष थे वो थे डेविड मालपास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल, आपको उन लेफ्टिनेंट जनरल का नाम बताना जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 को थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। करंट से आया हुआ क्वेश्चन है, करंट से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में जो सही आंसर है वो है मनोज मुकुंद नरावने। मनोज मुकुंद नरावने जो है वो 31 दिसंबर 2019 से भारतीय थल सेना के अध्यक्ष के रूप में नामित किए गए हैं। उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क छिपाक, जिसको जीरोथैल्मिया के नाम से जाना जाता है, ये एक प्रकार की बीमारी है। ये किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ए, के, डी, सी। तो किस विटामिन से ज़ेरोथैल्मिया का रोग होता है? इसका जो सही आंसर है वो है ए, विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है। इस रोग में क्या होता है कि जो आंखें जो है वो ड्राई हो जाती हैं और आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने की क्वेश्चनों की संभावना ज्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव ऊतकों का प्रयोग करके विश्व के पहले 3D हृदय की रचना की है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर बताना है किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव ऊतक, जिसको टिश्यूज बोलते हैं, तो ह्यूमन टिश्यूज का यूज करके पहला 3D हृदय के लिए जो रचना की गई है वो किसके द्वारा की गई? इजराइल के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित, जो कि कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो कि उनके दरबारी कवि द्वारा लिखी गई है। तो उनके दरबारी कवि का नाम बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाणभट्ट। यहाँ से एक चीज और देखने में आई है कि जो हर्षचरित है वो किस भाषा में लिखी गई है। यहाँ से भी मिल जाता है कि जो हर्षचरित है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में कौन सी झील है जो कि एक कृत्रिम जलाशय है, जो कि मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, लोनार झील, पुष्कर झील, लोकटक झील, दर्शन झील। तो इनमें से कौन सी झील जो है गुजरात में स्थित है और ये एक प्रकार का कृत्रिम जलाशय है? इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि ये मौर्यों के शासन के दौरान इसको बनाया गया था। तो आंसर इसका जो है वो सुदर्शन झील है। सुदर्शन झील जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के दौरान एक प्रांतीय शासक थे पुष्यगुप्त, उनके द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। सुदर्शन जो झील थी उसका निर्माण इस समय में कराया गया था। बाद में अशोक के राज्यपाल ने, जो अशोक के राज्यपाल थे, उन्होंने इस जलाशय से एक नहर भी निकाली थी। बात करेंगे पुष्कर झील की, तो राजस्थान में स्थित है। लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है और लोकटक झील जो है ये मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है,
कि चंद्रमा के चारों ओर जो गैसीय आवरण है उसको क्या कहा जाता है। यहाँ पर आगे जोड़ दिया गया है ग्रह वैज्ञानिकों के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर है वो चंद्रमा का बहिर्मंडल। किसी भी ग्रह या उपग्रह के आसपास जो आवरण होता है उसको वहाँ का वायुमंडल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके बाहर का पूछा गया तो चंद्रमा का जो है बहिर्मंडल इसको कहा जाता है, जो कि उसके आसपास पतला गैसीय आवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2019 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने $6 बिलियन का एक कोष दिया है। किसको दिया है? यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पाकिस्तान, भारत, नेपाल या फिर बांग्लादेश। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर घुमाया हुआ है कि 2019 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो जिसको IMF बोलते हैं उसने $6 बिलियन के कोष के साथ किसको जमानत देने के लिए सहमत हुआ है। तो $6 बिलियन के कोष का जो जमानत दी है वो किसको दी है? तो वो दी है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को $6 बिलियन का जो फंड है उसकी जमानत दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों को निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था की एक विशेषता क्या है? जो उत्पादन के साधन है वो निजी स्वामित्व के हाथ में है, तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या कहलाती है? तो जिसमें निजी हाथों में जो अर्थव्यवस्था होती है तो उसको पूंजीवाद कहा जाता है। इससे एक क्वेश्चन जो पिछला वीडियो था उसमें आया था समाजवादी अर्थव्यवस्था से। तो अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस तरीके की अर्थव्यवस्था होती है। वहां पर जो अर्थव्यवस्था थी वो चाहे उत्पादन के साधन हो वो सभी सरकार के हाथों में थे। तो वो क्या था? वो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है इसमें निजी स्वामित्व में हो, तो जब निजी स्वामित्व में होगा तो वो पूंजीवाद होगा। इसलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसा वहां पर भी हमने इसको डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिल टावर जो है वो गर्मियों में थोड़ा और लंबा हो जाता है, जो उसकी ऊंचाई है उससे थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है? गुरुत्वीय विस्तार, प्रवणता विस्तार, तापीय विस्तार या फिर रासायनिक विस्तार। तो एफिल टावर जिस विस्तार के कारण लंबा होता है वो है तापीय विस्तार, क्योंकि गर्मियों में वो पूरा स्टील का बना हुआ है और जो स्टील है वो गर्मियों में तापीय विस्तार के कारण उसमें जो है वृद्धि होती है। तो इस दौरान जो है जो एफिल टावर की लंबाई है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। जैसा कि साइंस में पढ़ा होगा कि जब जो रेल की पटरियां होती हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप ही रखते, क्यों रखते? क्योंकि गर्मियों में क्या होता है उसमें विस्तार होता है। तो इस विस्तार के कारण जो पटरियां वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए इस वजह से उसके बीच में गैप रखा जाता है। तो यही कारण है कि जब गर्मियों में एफिल टावर में तापीय विस्तार होता है तो उसका उसमें जो स्टील यूज की गई है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ जाती है। तो जो धातुएं होती हैं वो गर्मियों में अपना विस्तार करती हैं। तो तापीय विस्तार के कारण ये काम होता है। तो आज के वीडियो में हमने सभी क्वेश्चंस को एनालाइज किया। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली अवेलेबल हो सके। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। इसी आशा के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं।